Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. So welcome to the lecture 4 of learning MATLAB. Let's not waste any more time and just start with the file जो हमने last time बनाई थी. आज जो हमने कुछ कमांड्स सीखनी है वो MATLAB के वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स मल्टीप्लाई किस तरह से किए जाते हैं, फॉर लूप कैसे से चलते हैं, और अगर हमारे पास 10 मिनट के अंदर अंदर टाइम मिला तो हम प्लॉटिंग भी सीख लेंगे आज. सो मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर्स और ये सारी चीज़ें. लेकिन सबसे पहले सीखना है हमें क्या कि मैटलैब में वेक्टर बनाते कैसे हैं और वेक्टर कहते कैसे हैं. मैटलैब में किसी भी एक रो वाले मैट्रिक्स को वेक्टर कहते हैं. सो यू कैन सी कि मैंने सी में कुछ स्टोर करवाने लगा हूँ, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाली है एंड 1 2 3 यहाँ मैंने ये स्टोर करवाया है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया है. लेट्स रन इट. तो ये देखें सी में हमारे पास 1 2 3 स्टोर हो गया है. ये एक रो वाला मैट्रिक्स है तो इसे हम एक वेक्टर भी कहते हैं. सो बेसिकली सी में एक वेक्टर मैंने स्टोर करवा लिया. इसी तरह मैं C2 में ये देखें मैंने वेरिएबल नेम चेंज कर लिया और देखें सी के आगे C2 लगाया है तो एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया. सो C2 में मैं यहाँ पर स्टोर करवाने लगा हूँ 4 5 एंड 6. तो ये हमारा एक और वेक्टर यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए. आई रन इट. देखें C2 में 4 5 6 शामिल हो गया. अब हमें ये देखना है कि इन वेक्टर्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करवाना हो तो किस तरह से मल्टीप्लाई करवाया जाता है. देखें अगर यहाँ पर मैं ये डायमेंशन इसकी डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको सिंपली नज़र भी आए जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हो. एक वेक्टर है हमारे पास सिंपली 4 और एक वेक्टर है हमारे पास जिसमें 1 2 एंड 3. और अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना हो तो एक और से देखिएगा, मैं जो यहाँ पर कमांड लिखने लगा हूँ वो है D = CONV. ये CONV बेसिकली क्या है, कन्वॉल्व की कमांड है और ये हमारे पास मैटलैब में वेक्टर्स को, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज़ होती है. इसके और भी बहुत सारे काम हैं लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इसको मैटलैब में मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये दो हमने वेक्टर्स बनाए हैं इनको मल्टीप्लाई कराने के लिए यूज़ करने लगे हैं. सो आई रन इट. तो ये देखें D में हमारे पास 4 8 12 स्टोर हो गया. व्हाट वी हैव ओवर हियर इन C एंड C2 इज़ 1 2 3 और 4. तो मैंने ये 4 इसलिए कर दिया था ताकि आपको वैसे भी नजर आ जाए. 4 3 12, 4 2 8 और 4 1 4. तो ये देखें D में 4 8 12 स्टोर हो गया है. तो अगर आपको कभी भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना हो तो आप कन्वॉल्व की कमांड यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू लर्न टुडे इज के मैटलैब में वेक्टर्स के बाद मैट्रिसेस कैसे बनाई जाती हैं और मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. E में मैं स्टोर करवाने लगा हूँ जी एक मैट्रिक्स. तो मैट्रिक्स ये देखिएगा 1 2 3. तो ये तो बिल्कुल वही काम हो गया जिस तरह से मैंने वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया था. नहीं, थोड़ा सा यहाँ से चेंज होगा. यहाँ मैंने एक सेमीकोलन डाला है और सेमीकोलन के बाद यहाँ देखिएगा मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ 4 5 6 और ये मैंने बंद कर दिया है. तो लेट्स सी कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है. ये देखें E में क्या स्टोर हुआ है 1 2 3 जो सेमीकोलन से पहले लिखा हुआ है पहली रो में, और सेमीकोलन के बाद 4 5 6 4 5 6 सेकेंड रो में आ गया. तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया मैटलैब में और E में स्टोर हो गया है. अगर इसी तरह मैंने इस मैट्रिक्स में एक और रो ऐड करनी है तो यहाँ देखिए मैंने एक सेमीकोलन और डाला और यहाँ मैंने लिख दिया 7 8 एंड 9 और एक और सेमीकोलन डाल देते हैं 10 11 12. तो ये देखिएगा इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारा E जो मैट्रिक्स है वो अपडेट हो गया है. और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मैट्रिक्स अब 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमारे पास बन गया है. इसी तरह अगर आप देखें कि इसी E मैट्रिक्स में मैंने यहाँ भी 3 एंट्रीज डाली हैं, यहाँ भी 3 एंट्रीज डाली हैं, यहाँ भी 3 डाली हैं, यहाँ भी 3 डाली हैं. तो अगर मैं नेक्स्ट वाली कोई 1 2 3 4 एंट्रीज डाल देता हूँ तो लेट्स सी कि 4 एंट्रीज के ऊपर ये क्या कहता है. ओके, एक एरर दे दिया है, वो है डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस बीइंग कॉन्कैटिनेटेड आर नॉट कंसिस्टेंट. ये आप देखें कि जो मैंने मैट्रिक्स की डायमेंशन लिखी है वो पहले तो एक रो में 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम, फिर 3 कॉलम और यहाँ आते आते 4 कॉलम. तो मैटलैब ने कहा भाई मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, इस तरह से मैट्रिक्स नहीं बन सकता है. तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में एक ही होते हैं, तो इस वजह से हमने ये चौथा एलिमेंट अब निकाल दिया है. तो लेट्स सी. तो मैटलैब हमारी बात मान गया है. तो अब देखें अगर हमें मैटलैब में कोई मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना हो तो ये देखें अगर मैं F में एक और मैट्रिक्स स्टोर करवा देता हूँ 4 5 6 7 8 9 और 10 200 एंड 456 और यहाँ मैं इसको बंद कर देता हूँ. तो लेट्स सी. ये देखें
हमारे पास है 4 5 6 7 8 9 10 200 456 ये मैट्रिक्स, और हमारे पास ये जो ई मैट्रिक्स है इसे हम मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो क्या करेंगे। ये मैट्रिक्स है 4 और 5 क्रॉस 3 का, और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 3 क्रॉस 3 का। तो हम इसको स्टोर करवाते हैं जी में, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपके पास कमांड है वो है सिंपल स्टैटिक। ये देखें जो मैंने ये डाली है कमांड सिंपल स्टैटिक है, तो और ये ई मेरा कैपिटल स्टोर था तो इस वजह से हम कैपिटल ही लिखेंगे, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एफ से। तो लेट्स सी क्या कहते हैं जी। तो ई और एफ मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि उनकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम वाली वो जो कंडीशन थी वो पूरी हो रही थी। तो ई और एफ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, जो कि ई और एफ काफ़ी बड़े सारे मैट्रिसेस थे जो कि अगर आपको नॉर्मल तौर पे मल्टीप्लाई करवाने पड़ते तो काफ़ी टाइम लगता। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट आपको शो हो रहा है वो आपके सामने है, और मैटलैब हमें काफ़ी एग्जैक्ट रिजल्ट्स देता है। सो अगर देखें कि इसकी डायमेंशन में कुछ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक और रो डाल देता हूँ बीच में 1 3 7, तो अब देखते हैं क्या ये हमें मल्टीप्लाई करके देता है। ओके, रन किया है तो एरर आ गया है, इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस मस्ट एग्री। सो दिस मीन्स कि अब हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का रूल था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैटलैब ने मल्टीप्लाई नहीं करके दिया। तो यहाँ तक तो थी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। अब अगर हमें मैट्रिक्स में एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करना हो, जब भी हमारे पास सेम साइज आ जाता है दोनों मैट्रिसेस का, तो हम हेडर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये देखिएगा कि ई डॉट स्टैटिक अगर हम लेंगे ई के साथ, ये हमारे पास जो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके लिए हम ई डॉट स्टैटिक की जो कमांड है वो यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो ये देखें हमारे पास ई को ई से ही क्योंकि मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्योंकि ई और ई का साइज सेम है, तो जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे आप देखें वैसे मल्टीप्लिकेशन में ये रूल फॉलो नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक लगा देता तो सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वो मुझे एरर देता है, क्योंकि साइजेस सेम हैं तो वो साइजेस सेम मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, और इसलिए मैं यहाँ पर डॉट स्टैटिक मतलब कि एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ। इसी तरह अगर हमारे पास दो सेम साइजेस के मैट्रिसेस हों, पॉलिनोमियल्स हों, कुछ भी हों, तो हम उनको एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट स्टैटिक यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई कह दे कि जो ऊपर एफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है या ई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका अगर मुझे इन्वर्स लेना है, तो व्हाट यू विल डू इज़ कि आपको पता है इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है एफ, तो मैंने एफ को अपडेट करने लगा हूँ जी इन्वर्स ऑफ एफ से। तो लेट्स सी कि हमारे पास INV की मैंने कमांड डाली है, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा एफ अपडेट होता है। ओके जी, एफ अपडेट हो गया है। तो हमने एक इन्वर्स की कमांड भी सीख ली जिसमें ये देखें नेगेटिव और ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ आ गई हैं जो कि इन्वर्स ऑफ एफ था। अगर आप इसको बाय हैंड कैलकुलेट करने लग जाते तो काफ़ी टाइम लग जाता। तो जो नेक्स्ट कमांड मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आज वो है फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप्स के बारे में एक बात याद रखिएगा कि फॉर जहाँ भी होगा उसका एक एंड होगा। तो फॉर और एंड तो आपने साथ इकट्ठे लिख लिए। अब जो फॉर की स्टेटमेंट है वो इधर बीच में आएगी, और फॉर की जो कंडीशन है वो इसके सामने आएगी। तो फॉर की कंडीशन हमेशा किसी न किसी वेरिएबल पे लगती है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैंने एक वेरिएबल चूज कर लिया है आई, और आई को मैंने कह दिया है कि आई तुम 0 से लेकर 2 तक जाओ। फिलहाल मैंने ये नहीं बताया कि कितने बड़े जंप्स लो, सिर्फ ये कह दिया है कि 0 से लेकर 2 तक जाओ। तो जो डिफ़ॉल्ट स्टेप साइज होता है मैटलैब का वो 1 होता है, और फिर मेरी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आई को 0 से 2 तक लेके जाना है, और इस दौरान डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले के आगे हम हमेशा एक राउंड ब्रैकेट डालते हैं, ये भी एक नई कमांड आप सीख लें, आई कैन सी इट, और ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है। और जब जब ये लूप रन करेगा तब मेरे पास डिस्प्ले पे कमांड विंडो में आई कैन सी इट लिखा आना चाहिए। सो लेट्स सी ये लूप कितनी दफ़ा चलता है। ये लूप चला है जी 3 दफ़ा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, फॉर आई इज इक्वल टू 1, और फिर फॉर आई इज इक्वल टू 2। तो ये बात बहुत आसान है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैटलैब को सिर्फ मैंने ये बताया कि यार 3 दफ़ा तुमने चलना है, ठीक है, 3 दफ़ा चलना है, और 3 दफ़ा बार बार इस बात को रिपीट करना है। तो जो फॉर लूप्स होते हैं वो किसी भी काम को रिपीट करने के लिए या किसी भी वेरिएबल के कंडीशन के मुताबिक बार बार रन करने के लिए फॉर लूप्स लगाए जाते हैं। अगर आपको किसी कंप्यूटेशन को बार बार परफॉर्म करना है, किसी चीज़ को बार बार कंप्यूट करना है, कोई चीज़ है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो अपडेट हो रहा है और उसको आपको बार बार चेंज करते रहना है उसकी कैलकुलेशन को, तो आप फॉर लूप यूज़ करते हैं। अब मैं इस फॉर लूप को एक स्टेप साइज दे रहा हूँ और वो है 0.5
और 2। देखें पहले स्टेप साइज था 1, तो 0 से 1, 1 से 2, 3 दफ़ा ही लूप चला। अब जो मैंने स्टेप साइज दिया है वो है 0.5। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास कोई चेंज आता है या नहीं। तो ये देखें अब जो हमारे पास लूप चला है वो है 1, 2, 3, 4 और 5 मरतबा। तो इसका ये मतलब है कि पहले जो लूप हमारे पास 3 दफ़ा चल रहा था, अब वो स्टेप साइज कम करने की वजह से 5 मरतबा चल रहा है। तो 0.5 का अगर हम स्टेप लें तो आप देखें 0 से 0.5 के स्टेप्स लेते हुए अगर आप 2 तक पहुंचें तो ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, आपको 5 स्टेप्स लेने होंगे 2 तक जाने के लिए। तो इस वजह से लूप 5 मरतबा चला है और इसने 5 मरतबा ये डिस्प्ले करवा दिया है कमांड विंडो पे, आई कैन सी इट। तो जी ये हमारा 10 मिनट से ऊपर हो गया टाइम और आई गेस अब जो बाकी का मटेरियल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।